गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है नए लेक्चर में। आज का टॉपिक है नीति निदेशक तत्व। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख। नीति निदेशक तत्व ऐसे है, सरकार के लिए ऐसे आदेश हैं जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक की भूमिका निभाते हैं। परामर्शदात्री जो समिति थी उन्होंने इसके लिए कहा भी है कि ये एक महत्वपूर्ण अंग है। एलजी खेड़ेकर के अनुसार नीति निदेशक तत्व वे आदर्श हैं जिनकी क्रियान्विति का प्रयत्न शासन को करना है। मतलब ये एक ऐसे आदर्श हैं जो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये सरकार को निर्देशित करते हैं कि एक अच्छे शासन के लिए सरकार को कौन कौन से कार्य करने चाहिए। नीति निदेशक तत्वों की आवश्यकता, वो कौन सी जरूरतें थी या क्या चीजें हैं जो इसकी आवश्यकता को इंगित करती हैं। पहला है, लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार रूप देने के लिए नीति निदेशक तत्व आवश्यक है। लोगों के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलानी है, क्या क्या कार्य करने हैं, ये सारे कार्यों की एक रूपरेखा जो दी हुई है संविधान में, वह नीति निदेशक तत्वों में दी हुई है जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक की भूमिका निभाती है, इसलिए इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, समता पर आधारित समाज का निर्माण करना। स्त्री पुरुष में समानता हो, विभेदता ना हो, सभी को समान रूप से सरकार क्रियान्वित करे, कोई कानून बनाना है, उस चीज के लिए भी इनकी आवश्यकता है। नेक्स्ट है, विकास हेतु सभी को समान अवसर प्रदान करने हेतु। विकास के लिए सभी लोगों का समान रूप से भागीदारी हो, यह सुनिश्चित करने के लिए संविधान बनाने वालों ने नीति निदेशक तत्वों में इन चीजों का उल्लेख किया हुआ है। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण तत्व है जिनकी वजह से इनको शामिल किया गया है संविधान बनाने वालों ने। नेक्स्ट है, नीति निदेशक तत्व। अब जो भारतीय संविधान है उसके भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है अनुच्छेद 36 से और अनुच्छेद 51 तक। इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण नीति निदेशक तत्व है उनके अनुच्छेद का मैं उल्लेख कर रहा हूं। जैसे अनुच्छेद 40 में उद्धृत किया हुआ है कि सरकार यह प्रयास करेगी कि पंचायती राज व्यवस्था है उसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो। अनुच्छेद 39 में स्त्री पुरुष की समानता, कार्य के घंटे समान हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, ये सारा उल्लेख अनुच्छेद 39 में किया हुआ है। अनुच्छेद 44 में इन्होंने एकल नागरिक संहिता का उल्लेख किया हुआ है। अनुच्छेद 50 में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई है। वहीं पर अंतिम में अनुच्छेद 51 में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों का उल्लेख किया हुआ है कि जो भारत देश है वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करने में शांति को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में इंगित करेगा और अपनी अस्मिता को, अपनी अखंडता को बनाए रखेगा। इस प्रकार से इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी हुई है जो सरकार को निर्देशित करती है कि क्या करना चाहिए। इन नीति निदेशक तत्वों को बहुत सारे अपने ऐसी योजनाएं बनी हुई है, इतने ऐसे कार्य किए हुए हैं जिनका उल्लेख अपन कर सकते हैं। जैसे कि महानरेगा का प्रोग्राम जो चलाया हुआ है, बच्चियों को विद्यालयों में स्कूटी आदि का वितरण किया जाता है, छात्रवृत्ति दी जाती है, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो वो सारे कार्य इसके द्वारा नीति निदेशक तत्वों में इन चीजों का उल्लेख है, उनके तहत ही ये योजनाएं बनाई जाती है। वो पहला जो संशोधन हुआ संविधान में भूमि अधिग्रहण वाला, वो भी इन नीति निदेशक तत्वों में उल्लेखित प्रक्रियाओं के तहत हुआ। इसका महत्व शासन के लिए आचार संहिता का कार्य करते हैं नीति निदेशक तत्व कि शासन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना उसके कार्य उचित होंगे,
लोगों को क्या, लोगों की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, उन सब का एक आचार संहिता के रूप में इसमें उल्लेख है, इनका महत्व है, इसलिए भारतीय संविधान में इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा। लोगों के कल्याण के लिए एक सरकार को क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए, जनमत इसके पक्ष में होता है, वो कार्यों का उल्लेख इसमें किया हुआ है। नेक्स्ट है शासन के मूल्यांकन का आधार। अगर इन कार्यों को करते हुए लोगों का विकास हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हम यह मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारी जो नीतियां हैं वो अच्छी हैं, और अगर विकास नहीं हो पा रहा है तो हम कह सकते हैं कि नीतियां अच्छी नहीं है। तो इन नीतियों पर चलकर ये चीजें उसके व्यक्ति के विकास को अपन पहुंच सकते हैं। यानी व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार है, लेकिन सामाजिक जो विकास है उसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में किया हुआ है। नेक्स्ट है संविधान के क्रियान्वयन में सहायक, कि संविधान की जो बातें हैं उनका क्रियान्वयन कैसे किया जाए, उन सारे नीतियों का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में किया हुआ है। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक। राजनीतिक परिवर्तन के लिए मौलिक अधिकारों में उल्लेख है, वहीं पर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में किया हुआ है। तो यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति का सूचक है, उसकी मूल्यांकन अगर अपन को करना है तो नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति किस हद तक हो रही है, कितनी ज्यादा सफल हो रही है, वो इस पर निर्भर करता है। न्यायालय के लिए ये बाध्य नहीं है, लेकिन एक आधार का कार्य ये न्यायालय के लिए भी करते हैं कि क्या सरकार इन निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। फिर अगला टॉपिक है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर या तुलना। पहला है मूल अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है, यानी मूल अधिकारों के उल्लंघन अगर होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय उसके लिए रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है, इनकी क्रियान्विति नहीं होने पर अब आम आदमी न्यायालय में नहीं जा सकता है। सेकंड है नागरिकों के कानूनी अधिकार। जो मूल अधिकार है वो नागरिकों के कानूनी अधिकार है, कानून सम्मत है, इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय में जाया जा सकता है। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है वो व्यक्ति के अधिकार ना होकर समाज के अधिकार हैं और वो नैतिक है, नैतिकता लिए हुए हैं, ना कि कानूनी अमली जमा पहने हुए हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार। जो मूल अधिकार है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है वो व्यक्ति के लिए ना होकर राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व है। राज्य को यह निर्देश देते हैं कि उनको किस प्रकार की नीति बनानी है। अंतिम है राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक। जो मूल अधिकार है वो राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक है। राजनीतिक उनको स्वतंत्रता, समानता, ये बातों का उल्लेख उसमें किया हुआ है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक है। यानी समाज में किस प्रकार से लोकतंत्र लाना है, किस प्रकार से लोगों की आर्थिक असमानता को कम करना है, उन सब तत्वों का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में है। जबकि लोगों को किस प्रकार से स्वतंत्रता दी जाएगी, किस प्रकार से वे खड़े होंगे चुनाव में, क्या उनके अधिकार हैं, उनका उल्लेख मूल अधिकारों में किया हुआ है। इस प्रकार से मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के महत्व के आधार पर इनकी तुलना की जा सकती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ना कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी। यह 1951 से और 1980 तक न्यायालय द्वारा कभी इनको मूल अधिकारों को ज्यादा वरीयता दी गई तो कभी नीति निर्देशक तत्वों को ज्यादा दी गई। विभिन्न विवादों में सज्जन सिंह विवाद, मिनर्वा मिल्स विवाद, केशवानंद विवाद,
इनमें अलग अलग निर्णय देकर अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इनको समान महत्व दिया जाना चाहिए, तभी व्यक्ति और राज्य का विकास होगा। अंत में टॉपिक जो है वो है मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान के भाग 4 के में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। जो अपना मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया हुआ था। उसका कारण यही था कि 200 वर्षों की गुलामी के तहत अपन कर्तव्य ही कर्तव्य करते आए थे। जो भी कार्य थे वो कार्य ही कर रहे थे, अपने अधिकार नहीं थे, इसलिए मूल कर्तव्यों को जोड़ना उन्होंने उचित नहीं समझा। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को अपने भारतीय संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया है, वो है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा, प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बालकों 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा प्राप्त करवाए। यह मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसकी आलोचनात्मक व्याख्या अगर अपन करें तो इसमें 2 कमियां नजर आती है कि एक तो यह बाध्य नहीं है, कोई इनका अगर उल्लंघन करता है तो कोई सजा का प्रावधान नहीं है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ये इनकी 2 कमियां हैं। इस आधार पर आज ये लेसन कंप्लीट होता है। इसमें अपन ने मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों का विस्तृत उल्लेख किया है। आपको यह लेसन कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।